Hello and welcome to the channel. Today we will solve CBSE sample paper 2024-25 of class 10. So the code for this paper is 041, that means mathematics standard. ठीक है बेटा, in this video we are only going to solve MCQs, that is section A, 1 marks का होता है हमारा. ठीक है, हम लोग detailed solution देखेंगे. And in the subsequent videos I am going to put section B, C, D and E individually. ठीक है, ताकि तुम लोगों को इजी हो जाए सॉल्व करने में. ओके, और ये डिटेल सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बट एग्जाम में इतना टाइम यू डोंट हैव टू टेक दैट मच ऑफ टाइम. ऑलराइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 1. The graph of a quadratic polynomial passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial. बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, देखो जब भी हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब, अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम लिखते कैसे, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर मेरे को लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी फॉर्म लिखते हैं. अभी मैं कुछ भी लिख रही हूँ, अभी जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना. तो हम बोलते हैं इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसी कौन सी मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, ऐसी कौन सी मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूं कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, है ना. और क्वाड्रेटिक में हमने ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक में एट मोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी 2 डिग्री है तो दो जीरोस हो सकते हैं. अब देखो हमें y जीरो, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है बेटा तुम्हें जहां पर y जीरो है, मतलब तुम लोगों ने अगर ग्राफ देखा होगा तो ऐसा बनता है हमारे, किसी का भी ग्राफ ऐसा, ये वो नहीं बता रही मैं, ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ या कुछ भी, कैसे भी ग्राफ बनता है जहां पर वो कट हो रहा है, जहां पर ये कट कर रहा है, ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारे जीरोस होते हैं. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे y क्या है, जीरो. लेकिन x की कुछ तो वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे a मान लो, यहाँ पे कुछ भी b मान लो. तो ये दोनों क्या बोलते हैं, हम इसको जीरोस ऑफ दिस दिस पॉलिनोमियल, अगर सपोज ये सिंपल सा ये वाला कर्व मानते हैं हम तो. ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू जीरो इंच, अब देखो y कहाँ जीरो आ रहा है, एक यहाँ जीरो आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है. तो ये कहाँ कहाँ बन रहा है हमारे पास, y जीरो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, 6, 0 में. तो हमारे पास कौन कौन से जीरोस हो गए, जीरोस इन द सेंस कौन कौन सी वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू हो गई, एक a को, a हो गई, एक b हो गई, मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो गई, एक -6 हो गई और एक 6 हो गई, -6 एंड 6 इज द आंसर. मतलब हमें ये चेक करना है कहाँ पर वो x एक्सिस को कट करता है, जितनी बार वो x एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे जीरोस होंगे. ऑलराइट, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. The value of k for which the system of equations is inconsistent. बेटा inconsistent का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये जनरल फॉर्म लिख दी मैंने, a2x b2y b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी जनरल फॉर्म है. इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जब नो सोल्यूशन है. नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस. जब कोई दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी ना. अगर एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है तो ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, है ना. अब इसके लिए कंडीशन क्या होती थी बेटा, कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2. अब हमें नॉट इक्वल्स टू से लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बोला k की वैल्यू निकालो, और k हमारा कहाँ मिल रहा है, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूँ इसको, तो मेरा इक्वेशन में यहाँ ऐसे लिखूँ 3x प्लस -ky, और c1 उधर है तो -7 इधर आ जाएगा, है ना. और ऊपर वाले को लिखो 6x प्लस 10y -3 इज इक्वल टू जीरो. अब बेटा जरा इक्वेट करना, मतलब कंपेयर करो. a1 क्या आ रहा है, 3, a2 क्या आ रहा है, 6. तो a1 की जगह क्या आ जाएगा 3, a2 की जगह क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू b1, देखो क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि बेटा हमारे एक्चुअल सॉल्यूशन उसमें जनरल इक्वेशन में तो प्लस होता है. तो b1 क्या आ जाएगा, -k, याद रखना -k, ओके. और b2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, तो कितना आ जाएगा 10. ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको कट कर देते हैं, 3 2 6, 1/2, ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा 10/2 इज इक्वल टू -k. तो ये बनेगा 5, और माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5. द करेक्ट आंसर इज व्हाट, -5, ऑप्शन बी. यहाँ तक बात समझ में आ, ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ सी,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो गलत है। अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सेकेंड क्या होता है बेटा, अगर मैं एक सर्कल लूं, ठीक है, अब देखो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है और वो बाहर भी चली जाती है, तो मैं कहीं से भी बनाऊं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये सेकेंड है, सब सेकेंड है। ऐसे भी बना लो तो भी सेकेंड है ना। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये ट्रू है। सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। एक ही टेंजेंट बनेगा मतलब कैसे, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सपोज, तो मैं ऐसा, अगर सपोज ये टेंजेंट है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो एक ही तो पॉइंट बनेगा, ऐसा एक ही तो वो बनेगा। ऐसे तो नहीं कि मैं यहाँ भी बना दूं यहाँ भी बना दूं, ये तो टेंजेंट नहीं बनेगा, है ना। हर पॉइंट तो 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, हाँ कॉर्ड हमारे एक, इस पॉइंट को इससे जो ज्वाइन कर दो तो कॉर्ड बन जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन, इनसाइड अ सर्कल हमें दो टेंजेंट बनाने, अंदर सर्कल के अंदर तो हमारे टेंजेंट बनेंगे ना, टेंजेंट तो बाहर बनेगा ना, सर्कल के मतलब टच टच होगा ना उसमें, सर्कमफेरेंस, है ना। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मीन दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, मतलब हमें बोला कौन सा ट्रू नहीं, मतलब ट्रू नहीं है, तो ट्रू कौन सा नहीं है, डी कर, डी हमारा गलत स्टेटमेंट है। अंडरस्टूड। ये बेटा ये चीज ध्यान से पढ़ना, विच इज ट्रू एंड विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, देखो हमें बोला है nth टर्म का मतलब हुआ an की वैल्यू इज 7n-4, ओके दिस इज an। वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो हमारे पास वैसे बहुत वेज होते हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है ना, n को 1 पुट करो, n को 2 पुट करो, ठीक है। n को अगर मैं 1 पुट करूंगी मतलब a1 आ जाएगा मेरे पास, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, 7-4 कितना आ जाएगा 3। n को 2 पुट करो, ये कितना बन जाएगा, 7 2 7 इंटू 2-4 कितना हो जाएगा, 14-4, है ना, कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो a2 माइनस a1 यही तो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कितना आ जाएगा 10-3 कितना हो गया 7, है ना, 7 आ गया। और हमारे पास फॉर्मूला भी होता है इसका डायरेक्ट, बट तुम लोग उससे कंफ्यूज जाओगे, मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला इज ए डी इज इक्वल्स टू an+1 माइनस an, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस मेथड से भी बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यही करके आना है, मैंने तुम्हें सिंपल वाला मेथड बता दिया। अब देखो इससे क्या होगा, n की जगह पे n+1 पुट करो, यहाँ n है ना बेटा, जो इक्वेशन है उसमें n की जगह पे n+1, तो देखो मैं लिखूंगी 7, n की जगह पे n+1, सिर्फ n की जगह पे पुट किया, -4, ये तो मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, an+1 की, इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है। माइनस an की वैल्यू अलग कलर से लिख देती हूँ, तुम लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। an, ठीक है, an देखो यहाँ ऊपर भी ग्रीन कर दिया मैंने ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो मेरे an तो डायरेक्ट दे रखा है हमें 7n-4, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 7n+7-4, ये माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो -7n+4, देखो 7n से 7n कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 7, ये भी 7 ये भी 7, ठीक है। मैंने सिर्फ मेथड बताया बेटा, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, ये करो चाहे ये करो, ठीक है। और अब ये भी मत सोचना कि अगर हमारे पास ये 2 मार्कर आ गया तो हमें इसी मेथड से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मार्कर आए 3 मार्कर आए, तुम ये भी करोगे तो भी बिल्कुल सही, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The radius of the base of a right circular cone and radius of a sphere are each 5 centimeter in length. हमें बोला है एक कोन है, कोन का रेडियस, इसको रेडियस r मान लो, r कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस भी r ही दे रखा है, मतलब स्मॉल r दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अब देखो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 के साथ मतलब कंफ्यूज मत हो ना, 1/3, 3 नीचे कर लो, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। हमें बोला फाइंड दी हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालनी सिंपल, दोनों इक्वल है ना तो इक्वेट कर दो, अब काट दो जो कट रहा है, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। अब देखो r की वैल्यू सेम है, तो r की वैल्यू सेम है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक r बचेगा बस, तो कितना आया, h इज इक्वल्स टू, एक यहाँ बचेगा 4 इंटू r, है ना, तो h इज इक्वल्स टू 4 इंटू r कितना है हमारे पास 5,
5 4 जा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, दैट्स इट। सो द करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने मत बैठना बेटा कि तुम पहले वॉल्यूम निकाल रहे हो स्फेयर का, फिर वॉल्यूम निकालोगे कोन का, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इक्वेट करो, इट इज ऑफ 1 मार्क्स ओनली, तो तुम्हें 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बना के चला करो। ठीक, इवन अगर ये 5 मार्क्स का भी होता, मैं कह रही हूँ, तो भी तुम ऐसे करोगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ऐसा जरूर मैथ्स में ऐसा नहीं देखा जाता कि लेंथ कितना लेंथ तुम इंक्रीज कर रहे हो आंसर का। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If tan theta is 5 by 2, then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equals to, okay, 4 sin theta plus cos theta अपॉन में लिखा है हमारे पास 4 sin theta minus cos theta। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। मुझे tan थीटा दे रखा है ना, तो मुझे इसको tan बना देते हैं, हर किसी को tan कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो ये बनेगा cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड करके cos थीटा, ये भी बनेगा cos थीटा और ये भी बनेगा cos थीटा। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया cos थीटा को दोनों में। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा बिल्कुल मिलेगा। cos थीटा कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जीरो मत करना, 1 है ना, डिवाइड होता तो 1। ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ बेटा मैं सारी। ठीक है, तुम ये नहीं है कि तुम इसी तरीके से ही कर सकते हो, तुम कैसे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, दूसरा मेथड भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगी। देखो 4 इंटू tan थीटा कितना दे रखा है 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 -1, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऊपर आएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 -1, ये आ जाएगा 11/9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताऊं। देखो दूसरा मेथड इज, इसको हटा दो। देखो दूसरा मेथड इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये लॉन्ग वाला मेथड है, ये दूसरा और मैं बात बता रही हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें दोनों मेथड बता रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, देखो tan होता क्या परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 29 अंडर रूट ऑफ 29। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि साइन थीटा अब क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5/29 रूट 29, और कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा इज 2/रूट 29। अब तुम बोलोगे उससे अच्छा तो पहले वाले मेथड है। जिसके लिए पहला वाला अच्छा है वेरी गुड, जिसके लिए पहला वाला अच्छा नहीं है वो ये वाला भी सब सब चल जाएगा, सब सही है बेटा। 3, अब देखो 4 साइन थीटा है, साइन थीटा क्वेश्चन में बोला ना 4 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह आई एम राइटिंग 5/√29। ठीक है, कॉस थीटा की जगह आई एम राइटिंग 2/√29 अपॉन, ये हो जाएगा 4 इंटू 5/√29, ये हो जाएगा -2/√29, यही होगा। अब अगर मैं √29 को एलसीएम ले लूं तो बनेगा 5 4 ज़ा 20 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 -2 अपॉन √29, 29 गया 22/18, 22/18 क्या बनेगा 11/9। आंसर आ गया 11/9, दैट्स इट। समझ में आया। ठीक है, जो जिसको जो सही लग रहा है वो कर सकता है। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In the given figure, a tangent has been drawn at a point P on the circle centered at O। ठीक है, ये सेंटर है हमारा, है ना, तो ये रेडियस होगा, OP मेरा रेडियस होगा। और अगर ये रेडियस है बेटा और ये टेंजेंट है, तो एंगल कितना बनना चाहिए इसके बीच में, कितना एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री। हमने यही तो पढ़ा है कि रेडियस और इसके बीच में 90 डिग्री बनता है ना। तो इस एंगल को अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा पता है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें बोला है बेटा ये पूरा एंगल देखो OPT या TPQ, TPQ, अच्छा पूरा का पूरा TPQ,
टी पी क्यू, ये पूरा कितना दे रखा है हमको, 110 डिग्रीज दे रखा है, ये गिवन है। तो बेटा टीपी क्यू किस किस से मिलके बना है, टीपी क्यू किस किस से मिलके बना है। अभी मैं इसको हटा रही हूँ। टीपी क्यू देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारा एंगल 1 मिल रहा है और एक एंगल ओपी क्यू मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, एंगल 1 प्लस ओपी क्यू, मतलब ओ पी क्यू, है ना। हमें निकालना है पी ओ क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू चाहिए, तो भाई ओ पी क्यू से मिलके बन रहा है, तो कितना बन जाएगा, ये तो 90 हो गया, तो ओपी क्यू कितना हो गया बेटा, 110 माइनस 90, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। इसका मतलब, अब देखो ध्यान से समझो फिर से, मैं यहाँ हटा रही हूँ, जो ग्रीन मार्क किया है मैंने, ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल 20 होगा कि नहीं होगा, आइसोसेलेस। कैसे आइसोसेलेस, यहाँ बना रही हूँ, ये मेरा O है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है। बेटा ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस, OP एंड OQ आर रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में क्या होता है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हुआ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो फिर ये कितना होगा, अगर मैं इसको x कंसिडर करती हूँ तो कितना होगा बताओ, लेट मी चेंज द कलर, कितना बनेगा, x प्लस 20 प्लस 20 किसके इक्वल होगा, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 इज व्हाट, 140। कहाँ आ गया 140, 140, अंडरस्टूड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोस माइनस √5/2 एंड 5/2 इज, अल्फा की वैल्यू इज माइनस √5/2, बीटा इज √5/2। वेरी सिंपल। देखो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू, वैसे तो जनरल फॉर्मूले में के भी होता है, ठीक है, के लिखेंगे हम, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब देखो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, तो अल्फा प्लस बीटा, बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, खुद ही सोचो, एक प्लस में है एक माइनस में, क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा प्लस बीटा तो जीरो हो गया, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई में, तो माइनस √5/2 इंटू √5/2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले √5 इंटू √5 क्या होता है 5, और √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो -5/2 आ गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये बनेगा हमारे पास के x² माइनस 0x प्लस माइनस ऑफ 5/2, साइन माइनस है ना, साइन माइनस है, तो ये बन जाएगा के, अगर मैं एलसीएम लूंगी बेटा तो ये बनेगा 2x² माइनस 5 होल अपॉन में 2, तो मैं 2 बाहर लिख दूं, और k/2 तो वैसे भी कांस्टेंट है हमारे पास, है ना। तो 2 ये तो मैं अगर बाहर लिख दूं, ये हमारा कांस्टेंट बाहर चला गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 5 पर, अब देखो ट्विस्ट देखो, 2x² माइनस 5 तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। अब हमें क्या चेक करना है, देखो x 0 है ना, और तो आंसर दिख गया मुझे, बट तुम्हें एक चीज और समझा देती हूँ, x 0 है, x 0 इसमें तो नहीं है, तो ये गलत है, x 0 इसमें है बिल्कुल, x 0 इसमें नहीं है, ये गलत है, बी या सी में से ऑप्शन होगा। बेटा जो मैंने बाहर k लिखा है, ये k का कुछ तो वैल्यू होगा। अब इस k को कुछ भी कंसीडर करो, लेट सपोज मैंने इस k को, कुछ भी हो सकता है ना, k की वैल्यू 1 2 3 4 कांस्टेंट है ना, तो सपोज हमने इस k की वैल्यू कुछ भी ऐसे कंसीडर कर ली और 2 से फिर इसको डिवाइड करना है। अगर मैं k को कंसीडर करती हूँ 8, 8, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा बेटा 8x² एंड 5 4 सा 20, आंसर इज बी। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हमने के की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, जबकि एनसीईआरटी में हम लोग केस में आंसर नहीं देखते हैं मोस्टली, है ना। जब तुम बैक आंसर्स देखोगे तो उसमें जो भी इक्वेशन बनानी होती है उसमें के नहीं लिखते हैं वो लोग, बट के का ये यूज है बेटा, समझ में आया। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि देखो, मैं नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ कि चाहे 2x² माइनस 5 हो, चाहे 4x² माइनस 10 हो, चाहे तुम्हारे पास 6x² माइनस 15 हो, मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ ना, हाँ 3, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास 8x² माइनस 20, कुछ भी बेटा, इसमें मैं 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
ये सबका सोल्यूशन यही आता है, सेम आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये यही तो बनेगा, और ये 2 बताता है तुम्हारा के। समझ में आया? तो के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम एनसीईआरटी में इसको नेग्लेक्ट करते हो, पर देखो सैंपल पेपर में आ गया है, तो इसे नेग्लेक्ट मत करो। जो जनरल फॉर्म है उसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में हर कोई टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट, आंसर समझ में आ गया ना? हमारे पास ऑप्शन बी है। मूविंग ऑन, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमें चाहिए अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो हमें सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ क्या होगा इनका मतलब सीएफ क्या होता है? अगर मैं यहाँ सीएफ डायरेक्टली ऐसे निकालूं तो ये 5 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14। 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास? 29। इसको ऐड करेंगे 39, इसको ऐड करेंगे 45। ठीक है, मतलब टोटल n कितना आ गया मेरे पास? 45। अब क्या करते हैं हम n/2 निकालेंगे, तो हो जाएगा बेसिकली 22.5, मतलब इसका आधा, है ना? 22.5 बेटा, अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो, 22.5 या उससे ज्यादा, तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आ गई? ये वाली। तो मतलब ये मेरा कौन सा क्लास हो गया? मीडियन क्लास हो गया। बस यहाँ से समझ में आ गया मीडियन क्लास कौन सी है। अब बोलिए अपर लिमिट ढूंढ दो, तो अपर लिमिट कहाँ से ढूंढेंगे हम? यहाँ से। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट कितनी है बेटा हमारी? 30। करेक्ट। 30 कहाँ गया हमारा आंसर? देखो इसके अंदर आ गया, डिब्बे के अंदर, है ना? तो सी इज 30, मतलब करेक्ट आंसर इज 30। ओके, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle. अच्छा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कॉर्ड्स है, ये सेंटर नहीं है सर्कल का, बस हमें ये बोला है ये कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, इफ एंगल बी ओ सी इज 80, बी ओ सी, अगर ये एंगल 80 दे रखा है, ठीक है, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, तो अच्छा ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, देन ओ डी ए एंड ओ बी सी, ओ डी ए एंड ओ बी सी आर ओके। अब अगर हमारे पास ये 80 है बेटा, तो ये भी 80 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज, अब हमें ये बोला है, देखो मैं सिर्फ एक ट्राइंगल यहाँ ले रही हूँ, बाकी ट्राइंगल हम अपने आप ही देख लेंगे। ये मेरा 80 है, मुझे ये बोला है बेटा ये इसके इक्वल है, ये है ओ डी ए। मुझे गिवन है ना कि ओ डी ओ ए के इक्वल है। अगर ओ डी ओ ए के इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, है ना? आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये भी होगा, ठीक है? एंगल ये अब आइसोसेलेस बन गया, ऐसे ये भी आइसोसेलेस ही बनेगा। पर चलो पहले देख लेते हैं, आइसोसेलेस वैसे बन रहा है मेरा एक, तो आइसोसेलेस वाले हैं तो दो ऑप्शन, पर चलो अभी और देख लेते हैं। आइसोसेलेस बन गए तो इसको सपोज एक्स कंसीडर कर लो, इसको एक्स कंसीडर कर लो, और दो एंगल निकालने की इतनी जरूरत है नहीं, पर चलो अभी ठीक है। ये एक्स कंसीडर किया, ये एक्स कंसीडर किया, तो एक्स प्लस 80 इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब बेटा एक चीज और ध्यान दो, मैं ऊपर सब इरेज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अब ध्यान से समझना, देखो थोड़ा नाइन्थ का वो भी लगेगा। ये एसी मेरा एक सेगमेंट ले लो, एसी, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट नाम की चीज सुनी थी लास्ट ईयर में। ये एंगल ऑन द सेम सेगमेंट है, एसी से ये एंगल भी जा रहा है, एसी से ये एंगल भी जा रहा है ना? बी वाला मतलब तुम समझ जाओ, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे। इसका मतलब अगर ये 50 आया तो ये भी 50 है, और मैंने तुम्हें अभी बोला था कि ये 80 है तो ये भी 80 है ना? और एक चीज अभी हमने देखो, ये मेरा 50 आया था, मतलब ये दोनों 50 है। अगेन एंगल ऑन द सेम सेगमेंट डीबी के लिए ये भी 50 होगा। अब मुझे देखना, देख के बताओ, ओ डी ए और ओ बी सी है? बिल्कुल है। और दोनों ए ए क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलर ए क्राइटेरिया से देखो ना, 80 80 50 50 50 50 ए क्राइटेरिया हो गया, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। आया समझ में? से कितने कॉन्सेप्ट्स लग गए, है ना? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली तुम्हारा ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, एंड कांस्टेंट वैल्यू इज -1, ठीक है?
अब हम रूट्स कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के d इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे चेक करेंगे आप। तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज -1, तो 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो आ जाएगा 5। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या आता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट कहाँ है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखो, नॉट रियल तो बिल्कुल नहीं होगा, रियल एंड इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला ना मैंने, तो रियल के अंदर तो हमारे पास रैशनल भी आता है, इररेशनल भी आता है। अब इरेशनल क्या होता है बेटा? जो अंडर रूट में हमारा जैसे माइनस, अगर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये। अब देखो, हम सॉल्व करते, वैसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, पर मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊं तो हमारे पास x का वैल्यू क्या होगा, मतलब हम रूट कैसे निकालते हैं? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, यही होता है। तो -b की जगह b कितना है? 1, तो -1 प्लस माइनस, देखो इसमें आ जाएगा √5/2, है ना। अब देखो इस √5 को, तो √5 इज इरेशनल, अब उसके बाद मैं कुछ भी प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर इरेशनल ही आएगा। डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग है, देखो -1 प्लस √5/2 एक होगा, -1 माइनस √5/2 एक होगा, तो हमारे पास दो अलग अलग है लेकिन इरेशनल है। तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब कैसे डायरेक्टली कैसे पता करें, मतलब जहां तक ना पहुंचे और हमें पता चल जाए, तो मैं ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, जैसे 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इररेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, सपोज हमारे पास 5 की जगह 4 होता, तो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो फिर हमारा रैशनल आ जाता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, नाइस क्वेश्चन, है ना। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कहाँ गया? हाँ, इफ थीटा इज 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। वेरी सिंपल, 3 tan थीटा का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 डिग्री। अब tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3, है ना। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो एक √3 से एक √3 कटेगा तो कितना आंसर आएगा? √3, पर √3 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 3/√3 आ तो गया था स्टार्टिंग में, 3/√3, बस खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर इज। देखो, सॉलिड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 396/7। हमें किसकी वैल्यू बोली हुई है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला होता है कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, आर क्यूब यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो आर क्यूब निकालते, तो 2/3 पाई को हम लोग पाई में ही रहने, चलो पाई को 22/7 लिख देते हैं। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 396/7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल से अगर कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 11, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 11 से कर गया, 11 9 जा 99। तो देखो आर क्यूब कितना आ गया, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 9 इंटू 3। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, है ना, 3 सेंटीमीटर। अब अगर आर 3 आ गया तो पुट कर दो, 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3, बस। अब देखो, या तो तुम पूरा सॉल्व करो, या तो तुम सिर्फ यूनिट डिजिट से पकड़ो। यूनिट डिजिट से कैसे पकड़ते हैं ये बताती हूँ मैं तुम्हें। पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा सिर्फ यूनिट डिजिट, 3 3 जा 9, ये तो यूनिट डिजिट ही आई है। 9 2 जा 18, यूनिट डिजिट 8, 8 3 जा 24, यूनिट डिजिट 4। कहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है? ओह, ये तो गेम खेल गया ना, 4 और 4 आ गया। अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करते हैं फिर। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 22, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 18 19, 2 2 जा 4 5, 594/7। करेक्ट आंसर इज 594/7। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर तो वो हमें दे ही रखा है। ठीक है,
देखो यूनिट डिजिट से मैं तुम्हें बता दिया शॉर्टकट कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है ना, तो तुम सिर्फ यूनिट डिजिट, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, एमसीक्यू है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट बस। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green, rest are white. One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color. Okay. देखो टोटल बॉल कितनी है 24, हमें वाइट निकालनी है पहले तो वाइट कितनी होगी 24 माइनस 4 माइनस 11, रेस्ट आर वाइट ना, तो कितनी हो जाएगी 20 माइनस 10, कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो वाइट बॉल कितनी हो गई 9। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, व्हाइट टोट मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब व्हाइट अपॉन टोटल 24, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, आंसर इज 3/8। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, वैसे तो 3/8 ही आना चाहिए। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 is, हमें ये बोला हुआ है कि एक -4 -5 कहीं पॉइंट होगा, यहीं कहीं होगा -4 -5। अब द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, तो एक्स एक्सिस में नियरेस्ट मतलब क्या, उसका जस्ट परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, अदरवाइज तो कहाँ ही होगा। नियरेस्ट मतलब सबसे जो परपेंडिकुलर में है ना, तो परपेंडिकुलर हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा -4, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो जीरो, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई तो जीरो होगा, तो -4, 0, तो आंसर इज -4, 0। ठीक है, नियरेस्ट बोला है, देखो ऐसा नहीं बोला परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं बोला है, मैं समझ में आ रहा है, नियरेस्ट का मतलब हमें खुद से ही समझ में आ जाना चाहिए कि नियरेस्ट मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ऐसे दो लाइन पैरेलल, मुझे इस लाइन से दूसरी लाइन में पहुंचना है, तो मैं सब परपेंडिकुलर जाऊंगी तो ही मैं शॉर्टेस्ट में जा सकती हूँ, अगर मैं जरा से भी इधर उधर हो गई तो वो परपेंडिकुलर से तो बड़ी होगी, शॉर्टर नहीं होगी फिर वो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट रेंज, ये तो बेटा बहुत ही सिंपल है। मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू होता है, मीन हमारा एवरेज होता है, रेंज हमारा लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, और मोड जो फ्रीक्वेंट डेटा होता है, जो जितनी ज्यादा बार आता है वो मोड होता है, बस, है ना। चलो नेक्स्ट। A point on the x-axis divides the line segment joining the points A and B in the ratio इतना। ओके, एक लाइन दे दी हमने यहाँ पे, A पॉइंट दे दिया 2, -3, B पॉइंट दे दिया हमने 5, 6, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस में कुछ भी ले लो, C ले लो, है ना। रेशियो दे दिया 1:2, और ये बोला एक्स एक्सिस में है, तो मैंने एक्स एक्सिस को x, 0 ले लिया। ठीक है, हमें निकालना द पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट। अब पहले तो सबसे पहले तुम डिस्कार्ड करना सीखो बेटा, एक्स एक्सिस में है तो या तो ये होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है, वाई की वैल्यू तो नहीं होगी, और ये भी नहीं हो सकता है, तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, है ना। जब टाइम कम मिले एग्जाम में तो क्या करना है, समझ गए, ये देखना है। ठीक है, अब फिर ए और सी में अगर सपोज तुम्हारे पास 2 सेकंड है, तब तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तब तो तुम्हें ए और सी, लेकिन ऑप्शन तो कम हो गया ना, 50-50% चांस हो गया। ठीक है, अब देखो हमें करना है कैसे, ये बनेगा। अब सिर्फ y के लिए चेक करना होता है ना हमें, मतलब नहीं y के लिए नहीं, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं ना। तो देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू, इसको m कंसीडर कर लो, इसको n कंसीडर कर लो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये बनेगा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n, तो ये हो जाएगा 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9/3, कितना हो जाएगा 3, तो कितना पॉइंट, क्या पॉइंट आ गया 3, 0, सी, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं हमारे पास 18th वन, कहाँ गया 18th वन, हाँ। A card is drawn from a well shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card. अब बेटा सबसे पहले हम कार्ड समझते हैं, हमारे पास होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल डेक में होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक होते हैं। ठीक है, इस 26 में भी हमारे पास 13 बेटा डायमंड होते हैं, डायमंड, और 13 हमारे पास हार्ट होते हैं, हार्ट होते हैं, और 26 में 13 हमारे पास क्लब होंगे,
और 13 हमारे पास स्पेड होंगे। ये याद कैसे नहीं हो रहे हैं तुम लोगों को? देखो रेड है, रेड इज रिलेटेड टू व्हाट? लव, है ना? ज्यादातर लव, डेंजर भी होता है वो अलग चीज है, पर ठीक है। अभी हम अच्छा अच्छा सोच के चलते हैं। तो देखो हार्ट, डायमंड, यही तो है ना? ब्लैक में बच गए क्लब और स्पेड। तो तुम्हें ये याद रहेगा, ये सिर्फ याद करने के लिए बनाया मैंने, ये मत सोच देना अब ये बिल्कुल ही बता दिया मैंने तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, अब 13 डायमंड में या 13 हार्ट में या किसी भी 13 जो कार्ड्स है, इसमें होते हैं बेटा हमारे पास एक किंग होता है ना? एक क्वीन होती होती है, एक जैक होता है, और एक एस अलग से ए बना होता है उसमें, और बाकी 2 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। सेम इसमें भी होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस। एस मतलब 1, ठीक है, जिसको अब तुम इक्का बोलते होंगे। 2 to 10 सेम इसमें भी होते हैं। अब फेस कार्ड हम उनको बोलते हैं जिनमें चेहरे दिखते हैं। अब किस में चेहरा दिखता होगा? किंग में चेहरा दिखता है, क्वीन में दिखता है, जैक में दिखता है, एस में तो सिर्फ ए लिखा रहता है। सेम, तो इसके कितने फेस कार्ड हो गए? 3। इसके कितने फेस कार्ड हो गए? 3। इसके कितने हो गए? 3। इसके कितने हो गए? 3। अब फेस कार्ड याद रहेंगे क्या हुआ, है ना? अब फेस कार्ड इतने हैं तो कितना हो गया? 3 6 और ये हो गए 12। हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो लाल कलर के फेस कार्ड एक तो ये होगा डायमंड वाला, 3 ये हार्ट वाले होंगे, तो कितने हो गए? 6। टोटल कितने कार्ड है हमारे पास डेक में? 52। अब ये मत सोचना कि 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 तो टोटल फेस कार्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल कार्ड में से, है ना? तो ये जगह 2 3 6 एंड 2 26, आंसर इज डी, 3/26। आया समझ में? ठीक है, अगर तुम लोगों ने कांच अभी तक देखी नहीं है बेटा, तो एक बार देख लो, एटलीस्ट कहीं भी देख लो, नेट पे देख लो, गूगल कर लो। ठीक है, तुम्हें कांच दिख जाएंगे ना, तो विजुअलाइजेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन में बेटा बहुत ध्यान से तुम्हें चीजें पढ़नी होती है। मतलब अगर तुम्हें ये पता भी है कि असर्शन गलत है या रीजन गलत है या ट्रू है, उसमें भी तुम्हें ये बताना है कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगता है इन सब चीजों में, है ना? HCF ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज टू। हमें बोला है कोई भी दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर हो, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक इवन नंबर। सपोज मैंने लिया 12 और मैंने लिया 14, यही तो होते हैं कंजिक्यूटिव। अब ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब HCF। अच्छा, HCF इज ऑलवेज 2। ओहो, हमें बोला है कि HCF ऑलवेज 2, इसको क्या लिखेंगे हम? 2 into 6, इसको लिखेंगे हम 2 into 7। देखो 2 ही तो आ रहा है HCF, है ना? चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा इन द सेंस 96 और 96 या 98। तो मैं इसको लिखूंगी 2 4 टू 8 16, 2 into 2 4 टू 9 देखो सिर्फ तभी भी 2 आ रहा है, हमेशा 2 आता है। तो ये तो सही बात बोली है जो बोली है। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हाँ बिल्कुल, इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता रहा है कुछ, है ना? मतलब दोनों ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स बी। समझ में आ गया? दोनों ट्रू है, बट रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को। उससे क्या हुआ? तो इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 है, उससे हमारा कंसेक्यूटिव वाला तो कोई फंडा ही नहीं आया ना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If the radius of a sector of a circle is reduced to its half and the angle is doubled, then the perimeter of sector remains the same. Perimeter of sector remains the same. चलो एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाए, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। सेक्टर समझ में आता होगा तुम लोगों को, सेक्टर इज, दिस इज योर सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब होता है बेटा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस, है ना? तो पेरीमीटर का हो जाएगा कितना? 2r प्लस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं हम? θ/360, अगर इसका एंगल थीटा है तो, इंटू 2πr, यही होता है ना? तो मैं इसको कट करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 ये हो जाएगा हमारा 180। तो बेसिकली मेरा बनेगा 2r प्लस θπr/180। तो देखो एक चीज समझो कि हम आर्क लेंथ को, आर्क लेंथ को ये भी तो लिख सकते हैं, ये आर्क लेंथ ही तो बताया मैंने, जो हम θ/360। तो ये वाली चीज तो हमारी सही है, लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इज ये। सेम रीजन सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, मैं ये बोल रही हूँ। अब ए चेक करते हैं। अच्छा, पेरीमीटर 1 मान लेते हैं इसको, P1। अब मुझे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल का रेडियस हाफ कर दूं, इस सर्कल का रेडियस थोड़ा छोटा बन गया, रेडियस हाफ कर दूं, ये r/2 कर दूं, r/2 कर दूं, और एंगल डबल कर दूं, 2θ कर दूं, तो क्या पेरीमीटर सेम रहेगा? तो चलो पेरीमीटर चेक कर लेते। तो पेरीमीटर P2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू, अब रेडियस r/2 है तो
मैंने 2 इसलिए किया क्योंकि r प्लस आर था तो 2r, तो r बाई टू कितना हो जाएगा 2 इंटू आर बाई टू, मतलब r बच गया बेसिकली, प्लस थीटा अपॉन, मतलब थीटा थीटा, अब देखो ये फॉर्मूला लगा रही, थीटा इंटू पाई आर, थीटा की जगह 2 थीटा लिखूंगी, पाई की जगह पाई लिखूंगी, आर की जगह आर बाई टू लिखूंगी, अपॉन 180, है ना। ये तो 2 से 2 कट गया, चलो ये तो ठीक है। लेकिन अब P2 कितना आएगा बेटा, P2 इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ तुम्हें नीचे नहीं पता चलेगा, तो P2 इज आर प्लस थीटा पाई आर अपॉन 180। अब चेक करो P1 और P2 क्या सेम है, ये P2 है तुम्हारा, ये P1 है तुम्हारा, नहीं भाई ये आर है, ये 2r है, अलग हो गया, बाकी आगे सेम है लेकिन ये तो अलग हो गया ना, तो हमारा ये हमें बोला कि सेम रहेगा तो गलत हो गया, असर्शन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 20 एमसीक्यूज आते हैं हमारे में, उसमें टू, मतलब 2 क्वेश्चन, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें असर्शन रीजन होती है बेटा, अंडरस्टूड। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, डोंट स्पेंड योर एनर्जी इन इट, बस जिसको अगर तुम्हें लग रहा है इट इज लेंदी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये अभी क्वेश्चंस नहीं होंगे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, जस्ट लीव सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, सी से करो, जिससे मर्जी उससे स्टार्ट करो, पर ए को अभी छोड़ दो, उसके बाद जब तुमने बाकी सेक्शंस कर लिए देन कम टू सेक्शन ए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे अपने सारा एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देते हैं वहां पे, और उसके बाद फिर डर जाते हैं कि अरे हमारे पास तो टाइम ही कम रह गया, है ना। तो इट्स बेटर टू डू ऑल दी सेक्शंस, बाकी जितने भी सेक्शन है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन हैं जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो कर लो, बट इफ यू थिंक कि बहुत टाइम ले लेगा ये हमारा, बहुत एनर्जी ले लेगा, तो मत करो बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है। अरे एट द एंड तो इट इज योर चॉइस, बट यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि पहले जरूरी नहीं है कि तुम लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करो, तुम कोई से भी सेक्शन से स्टार्ट करते हो, यू कुड स्टार्ट विद सेक्शन ए, सेक्शन बी फर्स्ट और सी फर्स्ट, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसमें फिर मैनेज करो टाइम कि अच्छा सेक्शन बी में आई हैव टेकन दिस मच ऑफ टाइम, तो सेक्शन सी में इतना होगा, डी में इतना होगा, ई में उतना होगा, और फिर ए में रेस्ट ऑफ द टाइम, एंड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट में रिविजन बहुत, मतलब हाफ एन आवर तो मिनिमम चाहिए हमें रिविजन के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी you in the next video. So I hope you guys understood. Bye bye, thank you.